Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत के भारतीय राजनीति के अध्याय 86 यानी दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, अक्सर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो ध्यान सीधे चुनाव, पार्टियों और सरकार पर ही जाता है। बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे या कह लीजिए सत्ता के गलियारों के बाहर भी कुछ और एक्टर्स होते हैं। हाँ, जो नीतियों को प्रभावित करते हैं, चुपचाप लेकिन काफी असरदार तरीके से। इन्हें ही हम राजनीति का अनौपचारिक चेहरा कह सकते हैं, और यही है दबाव समूह। सही कहा, ये वो संगठित हित है जो सरकार पर दबाव बनाकर अपने लक्ष्य साधने की कोशिश करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। तो आज हम लक्ष्मीकांत के अध्याय 86 को बेस बनाकर इन्हीं दबाव समूहों को समझेंगे। जी, हमारा मकसद होगा यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से ये जानना कि ये है क्या, भारत में कितने तरह के हैं, काम कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रेशर ग्रुप, ये दबाव समूह होता क्या है, मतलब लक्ष्मीकांत ने कैसे समझाते हैं। देखिए, लक्ष्मीकांत बताते हैं कि ये ऐसे लोगों का एक संगठित समूह है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हाँ, जिनके हित साझा हों, कॉमन इंटरेस्ट्स हों, और ये लोग सक्रिय रूप से एक्टिवली सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ताकि उनके अपने हितों को बढ़ावा मिले, उनकी रक्षा हो सके। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो शब्द है प्रेशर ग्रुप, इसकी उत्पत्ति यूएसए में हुई थी। तो इनका मेन काम हुआ सरकार पर प्रेशर बनाना, लेकिन फिर ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग कैसे हुए, ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स के लिए तो एक की फैक्ट है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का लक्ष्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, सत्ता में आना। एग्जैक्टली, वो सीधे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनका एजेंडा भी काफी ब्रॉड होता है, समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। इसके उलट दबाव समूह जनरली चुनाव नहीं लड़ते, उनका गोल सत्ता पाना नहीं है। तो फिर क्या है? उनका लक्ष्य है सरकार की नीतियों को, पॉलिसीज को अपने स्पेसिफिक हितों के पक्ष में मोड़ना। उनका फोकस अक्सर काफी नैरो होता है। नैरो मतलब? जैसे मान लीजिए किसी खास इंडस्ट्री के हित या किसानों के मुद्दे या कोई खास विचारधारा का प्रचार। समझ गया। तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हुई? संगठित होना, साझा हित होना, सरकार पर दबाव डालना और सत्ता में आए बिना पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। और ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच एक तरह से लिएजों, मतलब संपर्क सूत्र का भी काम करते हैं, अपनी बात पहुंचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी उनका एक रोल है, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना। अच्छा, और ये दबाव डालते कैसे हैं? तरीके क्या हैं इनके? हाँ, लक्ष्मीकांत इनकी टेक्निक्स के बारे में भी बताते हैं, जैसे लॉबिंग होती है। लॉबिंग मतलब सीधे सांसदों या अधिकारियों से मिलकर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना। अच्छा। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्र लिखना, पिटिशनिंग है, याचिकाएं देना, मीडिया का इस्तेमाल। हाँ, मीडिया में प्रचार करना, प्रोपेगेंडा, पब्लिक डिबेटिंग कराना, प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशंस और कभी-कभी हड़तालें भी, ये सब इनके तरीके हैं। तो इन तरीकों से ये पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये समझना तो मेंस के लिए बहुत जरूरी होगा जब हम इनके रोल की बात करेंगे। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिहाज से इस हिस्से से क्या याद रखना है? प्रीलिम्स टेकअवे, एक तो दबाव समूह की डेफिनेशन, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइज्ड, कॉमन इंटरेस्ट, प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टी से उनका क्लियर डिफरेंस और उनकी कुछ की टेक्निक्स जैसे लॉबिंग। और मेंस के लिए मेंस टेकअवे, दबाव समूह क्या है और लोकतंत्र में उनका फंडामेंटल पर्पस क्या है, इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा क्यों है, ये समझ जरूरी है। ठीक है, तो दबाव समूह क्या है ये क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि भारत में ये कितने डाइवर्स हैं। लक्ष्मीकांत का क्लासिफिकेशन क्या कहता है, भारत में क्या सीन है? देखिए, भारत की जो विविधता है वो इन दबाव समूहों में भी साफ झलकती है। लक्ष्मीकांत कई टाइप्स बताते हैं और ये क्लासिफिकेशन हमें इनका स्प्रेड समझने में मदद करता है। हाँ, पर असलियत में तो ओवरलैप भी होता होगा। बिल्कुल होता है, कई समूह एक से ज्यादा कैटेगरी में फिट हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन बस एक फ्रेमवर्क है समझने के लिए।
ठीक है, तो कुछ मेन कैटेगरीज और उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन रटने के बजाय उनकी नेचर समझने पर फोकस करते हैं। जैसे बिजनेस ग्रुप्स। हाँ, व्यावसायिक समूह ये बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे फिकी, हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एसोचैम, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये समूह अक्सर बजट से पहले कंसल्टेशंस में शामिल होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं ट्रेड यूनियंस, मजदूर संघ। जी, ये श्रमिकों के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, सोशल सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों पर। भारत में कई बड़े यूनियंस हैं, AITUC है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ, INTUC है, BMS है, CITU है वगैरह। और इनमें से कई तो पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड भी होते हैं। अच्छा, ये भी एक एंगल है। फिर कृषि क्षेत्र के समूह, ये तो भारत में बहुत एक्टिव रहे हैं। बिल्कुल, एग्रेरियन ग्रुप्स किसानों के हितों को उठाते हैं। फसलों के दाम, सब्सिडी, कर्ज माफी, ये सब इनके मुद्दे होते हैं। भारतीय किसान यूनियन BKU एक बड़ा उदाहरण है, हाल के सालों में काफी चर्चा में भी रहा। हाँ, अच्छा, और प्रोफेशनल्स के भी अपने ग्रुप्स होते हैं? जी हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे डॉक्टर्स का IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वकीलों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI है, टीचर्स के भी संगठन है। ये अपने पेशे के स्टैंडर्ड और हितों की रक्षा करते हैं। इनके अलावा लक्ष्मीकांत और भी कैटेगरीज बताते हैं, जैसे छात्र संगठन। हाँ, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ABVP, AISF, NSUI। फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, RSS, VHP, जमाते इस्लामी। कास्ट ग्रुप्स भी हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लिस्ट काफी लंबी है। ये सब अपने अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स। ये किसी खास विचारधारा के लिए काम करते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार या डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका क्लासिक उदाहरण है। या ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये अक्सर किसी एक क्लास के बजाय ब्रॉड सोशल इश्यूज पर फोकस करते हैं। लक्ष्मीकांत एक कैटेगरी एनोमिक ग्रुप्स का भी जिक्र करते हैं, ये क्या होते हैं? एनोमिक समूह, ये वो होते हैं जो अक्सर अचानक उभरते हैं, किसी घटना या मुद्दे पर एकदम से तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में। इनका कोई फॉर्मल संगठन नहीं होता अक्सर। मतलब स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस, और कई बार अनियंत्रित गतिविधियां, जैसे विरोध प्रदर्शन, कभी-कभी हिंसा भी। लक्ष्मीकांत इसमें नक्सली समूह, उल्फा जैसे उदाहरण देते हैं, पर यह ध्यान रखना होगा कि ये अक्सर ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट से ज्यादा तात्कालिक विस्फोटक रिएक्शन से जुड़े होते हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर के दायरे से बाहर भी चले जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल हो सकता है। तो ये पूरी डाइवर्सिटी दिखाती है कि भारतीय समाज कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे अलग-अलग सेक्शंस अपनी आवाज उठाने के लिए इन समूहों का सहारा लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या ध्यान रखें? प्रीलिम्स टेक अवे, अलग-अलग तरह के दबाव समूहों की पहचान और उनके की एग्जाम्पल्स, जैसे फिक्की बिजनेस, AITUC ट्रेड यूनियन, BKU एग्रेरियन, IMA प्रोफेशनल, नर्मदा बचाओ आइडियोलॉजी बेस्ड। मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। और मेंस के लिए? मेंस टेक अवे, ये समझना कि भारत में इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना डाइवर्स और फ्रैगमेंटेड है। ये क्लासिफिकेशन हमें एनालाइज करने में मदद करता है कि कौन से हित ऑर्गेनाइज्ड हैं और कौन से नहीं, और पॉलिसी मेकिंग पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए अब सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, दबाव समूहों का रोल और इन्फ्लुएंस। यूपीएससी मेंस के लिए इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। सोचिए 2022 के आसपास मेंस में ऐसा सवाल आ जाए, विश्लेषण करें कि कैसे भारत में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका न केवल विस्तृत हो रही है बल्कि अधिक विविध भी हो रही है। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? ये बहुत अच्छा सवाल है और लक्ष्मीकांत का अध्याय इसका फाउंडेशन तैयार करता है। देखिए, दबाव समूहों का रोल दो धारी तलवार जैसा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी। पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। लोकतंत्र में इनकी जरूरत क्या है? देखिए, ये कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। पहला, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन, मतलब हितों को सामने लाना और उन्हें संगठित करना। ये उन वर्गों की आवाज बनते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मार्जिनलाइज्ड हों। दूसरा, ये पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को मुद्दों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं।
तीसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, लोगों को एक्टिव होने का प्लेटफॉर्म देते हैं। और पॉलिसी मेकिंग में? हाँ। चौथा, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्टीज और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सरकार को ज़मीनी हकीकत बता सकते हैं। और पांचवा, ये सरकार पर एक तरह का चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने में मदद करते हैं। कोई उदाहरण, जैसे एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने कई प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए? बिल्कुल, उन्होंने पर्यावरणीय असर पर सवाल उठाकर पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रेशर डाला, या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कानूनों के मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और सवाल का दूसरा हिस्सा था भूमिका का विस्तार और विविधीकरण, रोल एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई कैसे हो रहा है? हाँ, जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो रही है, नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। एनवायरनमेंट, डिजिटल राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जेंडर जस्टिस। हाँ, सही कहा। तो इनके साथ ही नए तरह के दबाव समूह भी उभर रहे हैं, जो पहले शायद उतने एक्टिव नहीं थे। और हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने भी इन्हें ऑर्गेनाइज होने और अपनी बात फैलाने के नए टूल्स दे दिए हैं। राइट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। नेगेटिव रोल क्या हो सकता है इनका? कई बार ये समूह सिर्फ अपने नैरो पैरोकियल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट या ब्रॉडर सोसाइटी के हित के खिलाफ हो सकता है। मतलब अपने फायदे के लिए? हाँ। दूसरा, ये कई बार इललेजिटिमेट और अनडेमोक्रेटिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंसा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जबरन बंद कराना। इससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और तीसरा, ये समूह समाज में डिविसिवनेस भी फैला सकते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर। चौथा, कभी कभी ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स में बदल सकती है। इफेक्टिवनेस पर सवाल था। ये इसी डिबेट से जुड़ता है कि क्या इनके तरीके हमेशा जायज और इफेक्टिव होते हैं? सही पॉइंट उठाया आपने। जरूरी नहीं कि हर तरीका इफेक्टिव हो या मॉरली राइट हो। किसान आंदोलन ने दिखाया कि लंबे पीसफुल प्रदर्शन भी पॉलिसी बदलवा सकते हैं, लेकिन साथ ही उन पर कई तरह के आरोप भी लगे, उनकी इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठे। तो मतलब ये कि दबाव समूहों को अपनी स्ट्रैटेजी और मेथड्स को लेकर बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है। उनकी सक्सेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पब्लिक सपोर्ट, मीडिया कवरेज, सरकार का रवैया, ये सब मायने रखता है। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि दबाव समूहों की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तो इस पूरे सेगमेंट के टेकअवेज क्या हुए? प्रीलिम्स टेकअवे: दबाव समूहों के पॉजिटिव फंक्शंस, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, पॉलिसी इनपुट, गवर्नमेंट चेक। और नेगेटिव एस्पेक्ट्स: नैरो इंटरेस्ट्स, इलेजिटिमेट मेथड्स, इंस्टेबिलिटी, डिविजिवनेस। और मेंस के लिए? मेंस टेकअवे: ये एनालाइज करने की एबिलिटी कि दबाव समूह डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी और कैसे वीकन कर सकते हैं, पैरोकियलिज्म, इंस्टेबिलिटी। ये समझना कि उनका इन्फ्लुएंस कैसे चेंज हो रहा है और क्यों, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजी और उनके मेथड्स की लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना। ठीक है, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज। हमने शुरू में कुछ डिफरेंसेस की बात की थी, इन्हें थोड़ा और सिस्टमैटिकली देख लेते हैं। हाँ, लक्ष्मीकांत इनके बीच कुछ क्लियर डिस्टिंक्शंस बताते हैं। जैसा हमने कहा, पार्टियां सत्ता चाहती हैं, समूह नीति को प्रभावित करना। राइट। दूसरा, स्कोप: पार्टियों का दायरा ब्रॉड, समूहों का नैरो और स्पेसिफिक। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, समूह प्रेशर टैक्टिक्स, लॉबिंग, प्रोटेस्ट अपनाते हैं। सदस्यता: चौथा, मेंबरशिप: पार्टियों की मेंबरशिप ब्रॉड बेस्ड होती है, समूहों की लिमिटेड और स्पेसिफिक हो सकती है। और पांचवा, अकाउंटेबिलिटी: राजनीतिक दल सीधे जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं चुनावों के जरिए, जबकि दबाव समूहों की अकाउंटेबिलिटी उतनी डायरेक्ट नहीं होती। लेकिन क्या ये डिफरेंसेस हमेशा इतने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? क्या इनके बीच कोई कनेक्शन या ओवरलैप भी है? हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कई बार ये लाइंस ब्लर हो जाती हैं। कैसे? जैसे कई दबाव समूह, खासकर ट्रेड यूनियंस या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ही बनाए या सपोर्ट किए जाते हैं। वो पार्टियों के लिए एक तरह से फीडर ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। अच्छा। और पॉलिटिकल पार्टीज भी जब ऑपोजिशन में होती हैं तो कई बार प्रेशर ग्रुप की तरह ही बिहेव करती हैं। सरकार की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए प्रदर्शन या दबाव की रणनीति अपनाती हैं। तो ये रिलेशनशिप काफी इंटरट्वाइंड है। एक तरफ डिस्टिंक्ट है, दूसरी तरफ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और कभी-कभी ये रोल्स भी स्विच कर लेते हैं। एग्जैक्टली। प्रीलिम्स के लिए इनके बीच के मेन डिफरेंसेस याद रखने हैं। और मेंस के लिए? मीन्स टेकअवे ये समझना
कि प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों ही पॉलिटिकल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पर उनके रोल्स अलग हैं। उनके बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ओवरलैप, इन्फ्लुएंस, ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करना और डेमोक्रेसी में उनकी कॉम्प्लीमेंट्री या कभी-कभी कंपीटिंग भूमिका को समझना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि दबाव समूह भारतीय लोकतंत्र के फैब्रिक का एक इंटीग्रल हिस्सा है। हाँ, ये हितों को आवाज देते हैं, पॉलिसीज को शेप करते हैं और सरकार व समाज के बीच एक तरह के मीडिएटर का काम करते हैं। इनका रोल कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। बिल्कुल। और यूपीएससी के लिहाज से प्रीलिम्स के लिए कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं: लॉबिंग, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इम्पोर्टेंट ग्रुप्स के नाम जैसे फिक्की, AITUC, BKU, IMA, ADR, RSS वगैरह। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे भारत का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, डिजिटल एज का असर बढ़ रहा है, क्या प्रेशर ग्रुप्स का नेचर, उनके तरीके और उनका इन्फ्लुएंस भी बदल रहा है? भविष्य में लोकतंत्र में उनकी लेजिटिमेट भूमिका क्या होनी चाहिए? हाँ, क्या उनका बढ़ता प्रभाव हमेशा लोकतंत्र के लिए अच्छा है या ये पॉलिसी मेकिंग को कुछ खास हितों का बंधक बना सकता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी यूपीएससी तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.